नमस्कार दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं मित्तल लाइफ स्टाइल के बारे में, जो कि एक छोटा सा स्टॉक है, कह सकते हैं पेनी स्टॉक्स हैं, जो मल्टी बैगर बना था या बनने वाला है, ऐसा कुछ हो सकता है इसको लेकर के। तो इसके इस हर एक एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। क्या क्या कहती है स्टॉक के बारे में, क्या क्या पोटेंशियल्स है मार्केट को लेकर के, जहाँ पे 4 साल हो गई कंपनी को। इन 4 सालों के ट्रेंड में ये नजर आई, जो लगातार स्टॉक में क्या नजर आती है। 6 महीने में कुछ ग्रोथ नहीं था, एक साल में कोई ग्रो लेवल देखने को ज्यादा नहीं मिली, करीब 40% तक देखने को मिली। अब 5 सालों में इस स्टॉक में गिरावट था नियरली करीब 75% के आसपास, लेकिन एक साल से थोड़ा सा मार्केट में क्या हो रही सस्टेन करती नजर आती है, जो कि स्टॉक की प्राइस में जो 75% गिरावट थी उसके बावजूद। चलिए आज इसे स्टॉक पे जानने वाले हैं, जहाँ पे नाम है मित्तल लाइफ स्टाइल। जो करती कंपनी क्या है, कंपनी की वेबसाइट्स पे देखने को मिलती है कि ये लाइफ स्टाइल मतलब शायद कुछ कपड़े का कारोबार देखने को मिलती है। उसके बाद कहती है हमारे पास क्या क्या है, कभी दो पार्टनर्स इसमें देखने को नाम आती है। हो सकता है इन लोगों को मेन मेन दो तीन प्रमोटर्स होंगे, एक है एक फैमिली की कंपनी होगी। और क्या कहना चाहता है ये कंपनी के बारे में, जहाँ पे इस वेबसाइट पे हम कुछ देख पा रहे हैं, जहाँ पे कहती है लाइफ स्टाइल, और इस तरह की कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन देखने को भारी भरकम निकल के नहीं आते। जहाँ पे कहती है फैब्रिक एंड गारमेंट्स की कामकाज करते हैं मित्तल लाइफ स्टाइल। चलिए यहाँ पे देखा जाए तो कहती है कि सप्लायर इन द बॉटम्स वेट फैब्रिक एंड द डेनिम की बात करती है, खास के किसकी, फैब्रिक एंड डेनिम की बात करती है, नजर आती है कंपनी। इसके 2-3 रुपए का प्राइस है, इसको क्या कहें। तो हम इसको तीन एस्पेक्ट से लेने का प्रयास करेंगे। पहला इज अ फंडामेंटल, जहाँ पे बिजनेस मॉडल के बारे में देखा कि बिजनेस क्या करती है कंपनी। बिजनेस करती है लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कपड़े का, और कह सकते हैं कपड़े भी नहीं काम करती, फैब्रिक और डेनिम का कामकाज करती है। इससे होने वाली प्रॉफिट और नुकसान के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। 4 साल हो गई कंपनी का लिस्टेड हुई हुई मार्केट में। उसके बाद क्या ऐसा कुछ लग रहा है जहाँ पे मार्केट में करीब 70-75% का गिरावट था, वो किस वजह से गिरावट हुआ होगा। क्या शेयर होल्डर ने अपना पोजीशन बेचा, ऐसा तो नहीं था कि हाई वैल्यू पर लिस्टिंग हुआ, बाद में पता चला ये बिकती नजर आई। दूसरे एस्पेक्ट को देखें तो कहती है ट्रेंड, और ट्रेंड क्या कहता है, क्या इसका सेल्स का ट्रेंड लगातार बढ़ता है या घटता है, या स्टॉक मार्केट तो पता चला कि लगातार पिछले 4 सालों में गिरता नजर आता है। इसके बाद तीसरा है जिसका नाम है सेंटिमेंटल। अब जिसका सेंटिमेंटल ये होगा, जो इसके लिए जो मार्केट की न्यूज होगी, अब न्यूज के लेकर के देखा जाए तो यहाँ पे जो भी एक्सपेक्टेशन होती है मार्केट को लेकर के, उसके ऊपर डिपेंड करती है, और वो क्या कहना चाहता है मार्केट में, चाहे पॉलिसीज को लेकर के हो या फिर होने वाली डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से इफेक्ट और हिट करने की बात करें। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले इसके फंडामेंटल में बुक वैल्यू की तरफ। कंपनी का बुक वैल्यू कहता है करीब 1 रुपये 11 पैसे का, जबकि इंटरेस्टिक वैल्यू कहता है कम है, अर्थात इनकी एसेट्स वैल्यूशन जो है इससे कम निकल के आती है। वो कहता था 76 पैसे का। ये तो था पहला एस्पेक्ट। अब आते हैं दूसरे एस्पेक्ट पे, जिसपे किसी स्टॉक को समझने के लिए स्टॉक का हम पी देखते हैं। तो स्टॉक में पी देखने को मिलता है तो कहती है पी तो काफी ज्यादा हो गया। पी किसके बेसिस पे ज्यादा है, जबकि अर्निंग पर शेयर केवल कितना कहता है, 0.6 पैसे का पर शेयर अर्निंग है। 1 रुपए के फेस वैल्यू है, 1 रुपए के फेस वैल्यू जो कंपनी है, जो शेयर है, उसका अर्निंग कितना करती है, अर्निंग करती है केवल 6 पैसे। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर, शेयर कितना है, करीब 29-30 करोड़ के आसपास का है। तब इसका अर्निंग क्या है, काफी छोटा सा है। और लेकिन मार्केट क्या कहती है, मार्केट तभी भी 2-3 रुपए के आसपास चलती है ना, तो अर्थात ये क्या है, इसके हिसाब से जंप कर चुका है। दूसरी तरफ देखें तो कहती है जो स्टॉक का पी, इंडस्ट्रियल पी के बारे में कहती है कितना, 35.09, अर्थात 36 मान लेते हैं इसको। 36 का ये है तो फिर 256 का सोचिए, कहीं कितना गुना जंप कर चुका है। तो इसका ये कह सकते हैं ये ओवर वेटेज है, इसीलिए मार्केट इसको हल्का करती नजर आती है। चलिए अगले पड़ाव की तरफ चले। उस पड़ाव का नाम है डेट्स रेशियो। तो डेट्स रेशियो के बारे में कहते हैं 0.02 का है। इसके बाद करंट रेशियो इसका काफी ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं या वीक कहें, वो करंट रेशियो काफी ज्यादा है। अब फिर क्या है करंट रेशियो में, वो हम समझने का प्रयास करेंगे, अर्थात यहीं से हम कंपेयर करेंगे पीएल को बैलेंस शीट के कुछ डेटा से कंपेयर करेंगे। आखिर ऐसा क्या इफेक्ट है जो पीएल में, पीएल तो उन्होंने प्रॉफिट दिखाया जो कि 6 पैसे के आसपास की पर ईपीएस आती है, लेकिन बैलेंस शीट में क्या ऐसा फिगर है जो भी अटका पड़ा नजर आता है। अब देखें दूसरा, जो कि आरओसी कहती है 2.23 का, आरओई कहती है कुछ भी नहीं, 0.78 का।
जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं, और जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास केवल 37% की होल्डिंग है, बची हुई है। तो ये एस्पेक्ट को चलते हैं समझने के लिए, आखिर क्या है इसको लेकर के जहाँ पे करंट रेशियो कितना ज़्यादा देखने को नजर आती है। उम्मीद करते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लेटेस्ट लर्निंग्स पार्ट को समझने के लिए बने रहिए। चलिए, पेयर्स में हम कोई कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि पेयर्स में मुझे लगता है इसे किसी को कंपेयर नहीं किया जा सकता। सेम प्राइस से कोई स्टॉक होता तो किया जा सकता, लेकिन नहीं कर सकते, कोई ऐसा स्टॉक नजर नहीं आता यहाँ के बेसिस पे डेटा। क्वार्टरली डेटा में ऐसा क्या हुआ तो हम देखें तो निकल के ये आती है, जो क्वार्टरली डेटा में क्या हो रही है, कुछ बिल्डअप हो रही है, तो कहती है हाँ हमने मार्च में बिल्डअप किया है, हमने 23 में दिसंबर में बिल्डअप किया था। कितना? पिछले से दिसंबर से क्यू और क्यू में अच्छा खासा ग्रोथ था, लेकिन मार्च टू मार्च को ग्रो देखें तो फिर क्या था, गिरावट था। ऐसे जून में ग्रो किया, सितंबर में अच्छी खासी ग्रो करती है कंपनी, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाती। यहाँ पे सितंबर में अच्छा खासा ग्रोथ था उस साल को लेकर के। तो आखिर क्या है इसको लेकर के, जहां 16-17 करोड़ का केवल क्या करती है, रिवेन्यू जनरेट करती है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50 लाख के आसपास आती है। टोटल प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टरली बेसिस कहती है करीब 81 लाख के आसपास। आगे क्या कहते हैं इसके बारे में चलते हैं, नजर डालते हैं प्रॉफिट ईयर ऑफ ईयर के हिसाब से। तो उसमें निकल के ये आती है कि लगातार बिल्डअप हो रही है प्राइस, लगातार इनकी जो रिवेन्यू था लगातार बढ़ती नजर आती है। कई दफा तो जो कि कोविड से पहले का टर्म था, उसके बाद का टर्म था, दोनों में थोड़ा सा अंतर हुआ था, वहां तक 100 करोड़ तक के आसपास तक पहुंचा था 90, लेकिन बाद में थोड़ा सा फिर गिरावट हो गई, और फिर एक लाइन में आने के बाद थोड़ा सा हाँ मार्केट कर रहा है, और उसके आधा के आसपास से मार्केट ने स्टार्ट किया था सेल्स को लेकर के। और नेट प्रॉफिट की बात करें पूरे साल में तो 1 करोड़ 72 लाख के आसपास कहते हैं, जो कि पहले भी इसमें कंपनी कितना बनाया था, 1 करोड़ 52 लाख के आसपास, 1 करोड़ 51 लाख के आसपास, 33 करोड़ के आसपास। ठीक है, अगले पैदान पे चलें। अगले पैदान का नाम है, जिसको हम कंपेयर करने का प्रयास करेंगे बैलेंस शीट और कुछ डेटा को। तो बैलेंस शीट में बोरोइंग्स के पार्ट को देखा है, तो बोरोइंग्स के पार्ट के बारे में क्या कहती है, कहती है ऑलमोस्ट डेट्स फ्री था, लेकिन फिलहाल उन्होंने दोबारा क्या किया, 78 लाख का उन्होंने लोन लिया। तो लोन यदि बढ़ाया 78 लाख का, जो कि पहले इंटरेस्ट बिल्कुल ही फ्री हो गया था, वो दोबारा यहाँ पे आती नजर आई 24 के अंदर। अब आते हैं दूसरे एस्पेक्ट को लेकर, उसका नाम है रिसेबल्स पार्ट को लेकर, क्योंकि रिसेबल्स पे मैं बिल्कुल फोकस इसलिए करता हूँ क्योंकि रिसेबल्स की पार्ट से पता है ना, रिसेबल्स इज द सेल्स, सेल्स ऑलरेडी किया हुआ है, जो पैसा नहीं आया वो ट्रेड रिसेबल में पड़ा हुआ है। और ट्रेड रिसेबल में ये कहती है कंपनी कि हमारे पास 22 करोड़ का ट्रेड रिसेबल्स है। अब इसका आकलन करेंगे पता है कहां से, इसके आकलन करेंगे पीएल से। आखिर पीएल में किस क्वार्टर में इतना बिकवाली किया जिसका 22 करोड़ का उन्होंने, जबकि लाइफ स्टाइल में जो कि कामकाज करती है, जो कि वेबसाइट्स पे ऐसा देखने को मिलती है, खास के क्लोथिंग और किस में था, गारमेंट्स आइटम के अंदर था ना, कंपनी के साइट में देखा था क्या क्या करती थी, मित्तल में फैब्रिक एंड गारमेंट में काम करते, तो इतना सारा पैसा कैसे फंसा हुआ है इसका, और पैसे कितने दिन के लिए फंसा हुआ है। तो पैसे की बात करती है, जो हमारा पैसा फंसा हुआ है करीब 119 दिन के लिए। यदि ये बी टू बी कामकाज करती है, तो बी टू बी में इनके पास पैसा आता है 4 महीने में, मान लेते हैं चलिए 4 महीने में पैसा आता है। और यदि कोई स्टोर बेसिस काम करते हैं तो प्रीपेड पैसा आता है, आंकलन करिए। तो प्रीपेड पैसों और इसको लेकर के यदि 4 महीने में पैसा देता है, ठीक है, तो इसका आकलन क्या कहता है, इसका आकलन हमने देखा था क्या, कितना करोड़ का, 22 करोड़ का इनका ये था, और पेबल भी कुछ पार्ट है क्या, तो कहती है 4 करोड़ हमारा लाइबिलिटी भी है, ठीक है, 4 करोड़ की आपकी लाइबिलिटी है। तुम क्वार्टरली डेटा में चलें तो देखिए, ये जो सेल्स उन्होंने किया टोटल कितना निकल के आती है, 29 करोड़। मार्च और दिसंबर का जोड़ दें तो 29 करोड़ आता है, इसमें से 22 करोड़ जो है ना वो फंसा हुआ पैसा है। इसका पैसा तो 4 महीने में आता है ना, इसका पैसा भी 4 महीने में आता है। तो 22 करोड़ का पैसा आपने बेच तो दिया अपने माल को, लेकिन पैसा कहाँ गया इसका कोई अंदाजा फिलहाल नहीं मिलता। आपने प्रॉफिट बुक कर दिया, अब प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आपने बुक कर दिया कितने का, क्वार्टर में, इस 2 क्वार्टर में नियरली 1 करोड़, 1 करोड़ 30 लाख के, 1 करोड़ 10 लाख के आसपास का आपने प्रॉफिट बुक कर दिया, कितना के, 22 करोड़ के सेल्स को लेकर। अब यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मार्केट में स्टेबल बुक किया गया सेल्स है, या फिर एक्चुअल में सेल्स निकल के आती है, क्योंकि आप ये निकाल के देखें किस चीज को लेकर, हम ईयरली भी डेटा के देख लें तो करते 67 करोड़ का यहाँ पे इनका टोटल सेल्स था,
और उसमें 22 करोड़ का रिटर्न पड़ा हुआ है इस पोजीशन को लेकर। इसका कितना परसेंट हो जाता है सोचिए। इसमें 22 करोड़ का क्या, 67 करोड़ में 22 करोड़ आपके पैसे फंसे, मार्केट में फंसे हुए हैं। आपने अभी तक प्रॉफिट जो बुक किया, जो ये 22 करोड़ में भी इंक्लूडिंग है, 22 करोड़ की प्रॉफिट का जो पार्ट था वो भी आपने इनमें इंक्लूड किया, और वो निकल के आते 1 करोड़ 72 लाख का। मतलब इसके बेसिस पे आप देखें तो नियरली 20 गुना क्या है, 20 टाइम्स क्या बढ़ती है इसका डेटर की पार्ट, ट्रेड रिसीवेबल पड़ा हुआ है। जो मुझे ऐसा निगेटिव डाउनफॉल लगता है, यदि आज के टाइम में कोई इसका क्या करे, पैसा ना दे तो क्या करेगी कंपनी, सारा के सारा कंपनी तो भट्ठा बैठ जाएगा। तो इनका ये लूप फॉल्स ये निकल के आती है कंपनी को लेकर के, जहाँ पे इसलिए लगता है कि मार्केट में इनके पीछे ना जो लगातार जो सेल्स का प्रेशर बनता है ना, वही प्रेशर की वजह से निकल के आती है। चलिए अगले आकलन पे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर के, जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर जो इन्वेस्टेड थे वो भी निकल के आती है। जो करीब करीब 65 करोड़, 65 लाख, 65 हजार के आसपास लोग यहाँ पे शेयर होल्डर हैं 30 जून तक के डेटा में। अब आते हैं ईयरली डेटा में, यहाँ पे हुआ क्या। अब एक आकलन करके देखिए, यहाँ पे आकलन ये था कि मुझे पहले ही लगा था ना, जो इसमें शेयर होल्डर ने जो प्रमोटर था उन्होंने शेयर बेचा तो नहीं था। यहाँ पे क्या निकल निकल के आती है, जो पहले इनके पास 73% के आसपास का था, 21 में आकर के 22% हो जाता है, 40%, फिर उन्होंने 5% बढ़ाया, फिर बढ़ाया, अब जाकर इनके पास 37% का पोजीशन निकला। मतलब इस टाइम फ्रेम में देखना जरूरी है, खास के मार्च 24 वाले में। तो मार्च 24 में जो उन्होंने शिफ्ट किया वो किसके पास शिफ्ट किया, क्या उस टाइम पे देखने को ये आई। अब सिंपल से समझ में आती कहाँ से, इसका रिकंसिलेशन कहाँ से कर तक किया जा सकता है, इससे किया जा सकता है। पहले प्रमोटर्स क्या थे, प्रमोटर कम थे, ठीक है। पहले टोटल इसमें कितना प्रमोट पब्लिक थे, पब्लिक प्रमोटर 121 लोग थे। जब ये लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग के बाद क्या कहती है, मार्च की डेटा 21 का देख लो तो करीब 7,000 लोग आए। उसके बाद दोबारा मार्केट में इसकी बिकवाली जारी हुआ और वो करीब कितना हो गया, 2.5 गुना बढ़ गया मार्केट में शेयर होल्डर। और 2.5 गुना बढ़ा तो फिर उन्होंने खरीदारी किया और उसके बाद मार्केट में सीधे स्पिट हो गया, अर्थात नंबर ऑफ शेयर होल्डर लगातार बढ़ गए यहाँ पे। अर्थात ये कह सकते हैं कि ये वहाँ पे कुछ तो बड़ा सा हुआ है, कुछ बड़ा हुआ था यहाँ पे। किस टाइम फ्रेम के अंदर, इस टाइम फ्रेम के अंदर। चलिए इसको हम कंपेयर करने का प्रयास करते हैं मार्च 24 वाले डेटा को लेकर। मार्च 24 में ऐसा क्या हुआ और उसको एक्सपेक्ट करेंगे कहाँ से पता है, उसको एक्सपेक्ट करेंगे हम किसको लेकर के, चार्ट को लेकर के, आखिर चार्ट में ऐसा क्या चला था, चलिए जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा कि प्रमोटर्स के ने जो अपनी पोजीशन को शिफ्ट किया था, जहाँ पे किसकी वजह से हमें पता चला, इसकी वजह से पता चला क्योंकि नंबर ऑफ क्या है, शेयर होल्डर्स ज़्यादा हो गए। केवल केवल उसी से नहीं, अब यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी पोजीशन बिकवाली किया था। उसके बाद पब्लिक के पास देखा जाए तो पब्लिक में क्या थी, पब्लिक में कुछ बड़ी नाम, तो पब्लिक में देखा गया कि नहीं, पब्लिक में भी ज़्यादा नाम नहीं था, 2-3 लोग तो बड़ी देखने को मिलती है, लेकिन बाकी जो है वो सबके सब पब्लिक में इंडिविजुअल के पास है। अब इंडिविजुअल के पास है तो क्या कहना चाहती है इसके बारे में देखा देखा जाए तो आप आकलन करके देखना। कुछ टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मार्च 24 वाला। तो मार्च 24 वाला मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, इस टाइम फ्रेम में 63% से मार्केट में क्या हुआ, गिरावट हुई। कितना, 15% को बेच, 15% बेचता है ना, 15% के बिकवाली होता है, फिर बिकवाली होता है, लगातार प्रेशर था। इस टाइम फ्रेम को, चार्ट को आकलन करके देखिए मार्केट में हुआ क्या। देखिए खास के मैं देखूं इस चार्ट को, तो जनवरी टू मार्च वाले में, मार्च जो 24 वाला टाइम फ्रेम था, वहां पे क्या हुआ, मार्केट में इतना सारा बिकवाली हुआ, अर्थात प्रमोटर ने कुछ तो ऐसा किया जो प्रमोटर के अपने पोजीशन को हाई रेंज में बिकवाली किया, और ये लगता है कि हाई रेंज में ही बिकवाली हुआ। उसके बाद तो फिर जब प्रमोटर ने बिकवाली किया था तभी तो फिर मार्केट में नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़े। उस टाइम फ्रेम को देख लीजिए आकलन करके, आखिर हुआ क्या। इसमें देखने को ये मिली उस टाइम फ्रेम में, जहां तक इसमें शेयर होल्डर क्या थे, शेयर होल्डर की तादाद क्या थी, यहाँ पे करीब 12,000 लोग थे, फिर 31,000 लोग आ गए लास्ट मोमेंट में। उसके बाद सीधे डबल चले गए, 62,000 लोग शेयर होल्डर आ गए। तो ये यहीं से तो इसका खेल चालू होता है, और खेल यहाँ पे आके कुछ जो टाइम उन्होंने बेचा, और यही बिकवाली का प्रेशर था इसको लेकर के, जहाँ पे मार्केट में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ दिक्कत ये है जो मुझे ऐसे बैलेंस शीट में नजर आता है,
जो खास के जब आप अपनी किसी बिजनेस मॉडल के बारे में देखें तो आपने प्रॉफिट कमाया करीब 1 करोड़ का और अपने मार्केट में पैसा छीट रखा है 22, अपने माल बेच रखा है 22 करोड़ का, और वो पैसा आपके 4 महीने के बाद आएंगे। उसमें से यदि कोई भी पैसा आपको ना मिले ना, कोई नहीं देना, तो आपको लीगल खर्च अलग बढ़ जाएंगे, आपको पैसा मिलना फिर 4 महीने के बदले 4 साल लग सकते हैं आगे चल करके। इस स्टॉक को हमने सामने सामने मित्तल लाइफ स्टाइल को समझने का प्रयास किया, जिसका हो सकता है अभी लेटेस्ट अपडेट ये आए जो मार्केट में इसके लिए जो रिजल्ट का पार्ट था, अब ये रिजल्ट क्या हिसाब से सेटअप करती नज़र आती है या नहीं आती है, वो एक देखने वाली बात है। जहाँ पे आप देखने को मिला कि नियरली 5% का जंप है, और बाकी जो नेट प्रॉफिट था वो कहती है कि हमने जंप कर लिया 236% का। तो ये सब के सब जंप करते हैं तो मुझे लगता है कि उसका भी कंपेयर बिल्कुल करना चाहिए, प्रॉफिट को कहाँ से इफेक्टिव करता है। अब जहाँ पे ये देखने को मिला, जो यहाँ पे ये जो लगातार बिल्डअप थी, आप सोचिए एसेट्स बढ़ाती है करीब 12% और लाइबिलिटी बढ़ जाती है कितना, 93% का। तो ये क्या था, डिमेरिट निकल के आती है। तो हमने समझने का प्रयास किया मित्तल को लेकर के आज के लर्निंग में, मित्तल लाइफ स्टाइल को लेकर के। इन लर्निंग में कुछ कुछ कमी हुआ हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।